नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। तो हम भाजकता के नियम पढ़ने वाले हैं। तो भाजकता के नियम में पहला नियम है दो का। दो से विभाजक। तो इसका मतलब है दो का भाग किन किन स्थितियों में कौन सी संख्याओं में जाएगा। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, जीरो हो, दो, चार, छ, आठ है, तो वह संख्या दो से क्या होगी, विभाजित। विभाजित का मतलब है उसमें उस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे 448। अब इस 48 में इकाई अंक क्या है, आठ। और हमने देखा कि जीरो, दो, चार, छः, आठ, इनमें से कोई भी इकाई अंक हो, इन संख्याओं में से क्या हो, कोई भी इकाई अंक हो, तो उसमें दो का भाग जाएगा। तो हम इस इकाई अंक को देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इसका इकाई अंक है छः, तो छः से ही पता चल गया इसमें पूरे संख्या में किसका भाग जाएगा, दो का जाएगा। इसका इकाई अंक है आठ, तो इसका भी हमें पता चल गया इसमें भी दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। यह दो से विभाज्य है, विभाज्य है। इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तीन से विभाज्य के दूसरा नियम है तीन की भाजकता का नियम। तो हम देखेंगे कि तीन से विभाज्यता यानी तीन का भाग किन किन संख्याओं में जाएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाज्य हो, यानी किसी संख्या के अंकों को जोड़ें और उसमें तीन का भाग दें, और उस योग में तीन का क्या जा रहा हो, भाग जा रहा हो, तो उस संख्या में भी तीन का भाग जाएगा। तो योग तीन से विभाज्य हो तो वह संख्या तीन से क्या होगी, विभाजित होगी। तो जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं 5697। अब इसके अंकों को जोड़ो, देखो 5 + 6 + 9 + 7, तो ये टोटल इनका योग आया 27। कितना आया, 27। अब बोलो इसके योग में किसका भाग जा रहा है, तीन का जा रहा है। तीन का भाग 27 में जाता है 9 बार। तो इसका अर्थ है कि इस पूरी संख्या में भी तीन का भाग जाएगा। इस पूरी संख्या 5697 में तीन का क्या जाएगा, भाग जाएगा। इस प्रकार हम डायरेक्ट देख सकते हैं, बिना भाग दिए यह देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। जैसे हम देख रहे हैं कि 4 और 8 की भाजकता, हमने अभी 2 और 3 की देखा है, 4 और 8 की हम देखने वाले हैं। तो जब हम 4 और 8 की देखते हैं, तो यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक क्या हैं, शून्य हैं, यानी अंतिम दो अंक किसी संख्या के शून्य हैं, तो उसमें क्या होगा, हो तो अंतिम दो अंक में किसका जा रहा हो, चार का भाग जा रहा हो, यानी चार से विभाज्य हो, तो वह संख्या चार से विभाजित होती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं 7800। देखो 7800 में दो अंक लास्ट के कितने क्या है, 00 है, यानी शून्य है। तो अंतिम दो अंक शून्य हैं। तो 1296 में देखो लास्ट में दो अंक में देंगे चार का भाग 96 में, तो 96 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी चार का भाग जाएगा। इसके पीछे 20 देखा, 20 देख के ही डायरेक्ट पता चल गया कि 7800 में किसका भाग जाएगा, चार का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हम चार को देख सकते हैं। तो जो कि चार से विभाज्य, अतः 7800 व 1296 चार से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक शून्य हो, क्या हो, लास्ट में 3 जीरो आ जाए, तो क्या होगा, अंतिम तीन अंक में 8 का भाग जा रहा हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, बताओ बच्चों, किससे विभाजित होगी, वो संख्या 8 से विभाजित होती है। तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए नीचे देख सकते हो, उदाहरण के लिए हम नीचे देख रहे हैं कि ये उदाहरण दे रखा है 32,000। अब 32,000 के लास्ट तीन अंक किसके हैं, 00। तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि लास्ट में यदि 3 जीरो आ जाएं, यानी तीन अंक 00 आ जाएं, तो उसमें किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा।
लास्ट में हम देख सकते हैं कि 064 ये लिखा हुआ है, और 064 में किसका भाग जाएगा, 8 का जाता है पूरा पूरा, 8 8 64। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 8 का जाएगा। लास्ट में 3 दे रखे हैं 632। अब बताओ 632 में 8 का भाग दे के देखेंगे तो 8 का भाग जाता है, तो 8 का भाग जाता है, तो इसका अर्थ है पूरी इस संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो 32,000, 97,000 64, 9,632 आदि, जहाँ 32,000 के 3 अंक में क्या है, लास्ट में 3 जीरो हैं, वहीं 97,064 के अंतिम 3 अंक यानी 064 में किसका भाग जा रहा है, 8 का जाता है, तो 8 से विभाज्य है। और 9,632 के अंतिम 3 अंक यानी 632 में किसका भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है, तो 8 से, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। तो बच्चों आगे हम एक नोट पढ़ते हैं, एक नोट दे रखा है जो पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक शून्य हो तो उसमें किसका भाग जाएगा, 16 का। विभाजित हो तो संख्या, देखो 16 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पे घात 4, तो इसे जो घात है 4, इसका अर्थ है अंतिम 4 अंक क्या हो, 0 हो, और अंतिम 5 अंक शून्य हो तो किसका जाएगा, 32 का भाग जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे कि देखो 2 अंक हो तो 4 का, और 4 का दूना होता है 8, तो 3 अंक हो तो लास्ट के 3 अंक पीछे 3 जीरो आ जाएं तो 8 का भाग जाएगा, पीछे 4 जीरो हो तो 16 का जाएगा, पीछे 5 बार जीरो आ जाए तो किसका जाएगा, 32 का भाग जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो है 5 का, कि 5 का भाग किन संख्याओं में जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या दे रखा है, 0 दे रखा हो, और या फिर 5 हो, तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो बताओ, हमने देख लिया कि इकाई अंक देखना है हमें सिर्फ, तो देखो 8,225 में इकाई अंक क्या है, 5, तो इसमें डायरेक्ट पता चल गया कि 5 का भाग जाएगा पूरी संख्या में। इसमें देखो 7,840 में इकाई अंक क्या है, 0, तो इसमें डायरेक्ट पता चल गया कि किसका जाएगा भाग, 5 का जाएगा। अच्छा 0 है तो किसका भाग और जा सकता है, तो 2 का और जाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर जो पहला नियम पढ़ा है 2 की भाजिकता में, कि जो 0 होती है इकाई अंक तो उसमें 2 का भी भाग जाता है। तो इसलिए इस संख्या में बताओ बच्चों किस किस का भाग जाएगा, इसमें 7,840 में 0 है लास्ट में, यानी 2 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी, यानी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा इन संख्याओं में। इस प्रकार हमने 5 का नियम भी पढ़ लिया। अब हम अगला नेक्स्ट नियम है 9 का, यानी 9 का भाग किन किन संख्याओं में जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 हो, 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 8,89,658 में अंकों का योग कितना है, 36। अब बताओ 36 में 9 का भाग तो जाता है, तो इसलिए इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। बच्चों जैसे हमने 3 का नियम पढ़ा था कि जैसे संख्या के अंकों को जोड़ते हैं 3 का भाग देते हैं, इसी प्रकार 9 का है कि सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे और 9 का भाग देंगे। यदि उस योग में भाग जा रहा है तो इसका अर्थ है कि उस संख्या में भी भाग 9 का जाएगा। उदाहरण के लिए हमने देखा ही है 89,658 के जब अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 36, और 36 में 9 का भाग जाता है। इसका अर्थ है कि 89,658 में भी 9 का भाग जाएगा। अब नेक्स्ट नियम है 10 का। तो 10 के लिए बहुत सरल नियम है, जिस संख्या का इकाई अंक क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 यानी 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, यानी उसमें किसका भाग जाएगा, 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 12,590, और हमें तो क्या देखना है, सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 0 है तो हमने पता चल गया इसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अच्छा यहाँ देखेंगे 1,79,980 में भी इकाई अंक क्या दे रखा है, 0, तो इसमें भी 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बच्चों हमने 10 का नियम भी देखा, अब हम देखते हैं 11 का। तो 11 से
11 का भाग किन संख्याओं में जाएगा ये पूरा पूरा देखते हैं। यदि किसी संख्या के सम स्थानों, आराम से पढ़िए, यदि किसी संख्या के सम स्थानों, यहाँ ये देख रहे हैं, सम स्थानों वाले अंकों का योग विषम स्थान वाले अंकों का योग, यदि अंतर क्या हो जाए शून्य, योग और अंतर या तो 0 हो जाए तो क्या आ जाएगा 11 का भाग जाएगा, या फिर उस योग और अंतर में 11 का भाग जाता हो, यानी 11 का क्या हो गुणज। तो हम इसको आराम से पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या के सम स्थानों वाले अंकों का योग और एवं विषम स्थानों वाले अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं इसको, 14,641। अब इसमें सम स्थान देखो, 1 2, तो ये स्थान सम हो गया, 4 तो ये 4 सम हो गया। अब 4 के बाद कौन सा सम स्थान है 4, यानी 4 और 4 जोड़ा तो हमने कितना आया 8। अब विषम स्थान देखो, विषम स्थान में कौन कौन सा आ जाएगा बच्चों, विषम स्थान में आ जाएगा 1 6 और 1। अब विषम स्थान कैसे हैं 1 2 3, तो 1 और 3 क्या है विषम स्थान आ गए। 4 और 5, तो 5वें नंबर का क्या हो गया विषम स्थान हो गया, तो 1 6 1 ये हो गए। तो 1 0 1 6 1 जोड़ेंगे तो कितना आया 8। अब इन दोनों का अंतर और जोड़ देखना है, तो देखो इनका योग तो आया 8 और 8, इनके योग का अंतर करना है, तो 8 में से 8 गए तो कितना बचा 0। और हमने ये नियम में पहले ही पढ़ा है कि जब भी अंतर इनका 0 आएगा तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि 14,641 में 11 के पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, 95,623। दूसरा उदाहरण है 95,623। तो सम स्थान वाले अंकों का योग, यदि सम स्थान वाले अंकों का योग देखें इसमें, तो सम स्थान हो जाएंगे 5 और 2, तो ये हो गए कितने बच्चों 7। और विषम अंक हो जाएंगे 9 6 और 3, ये हो गए विषम स्थान। तो जब हमने 9 6 3 को जोड़ा तो ये हुआ 18, और दोनों का अंतर देखा, 18 में से 7 गए तो 11, और 11 में तो 11 का भाग जाता है, अर्थात इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अंतर 18 - 7 = 11, तो 11 का गुणज है, यानी गुणज का मतलब 11 के पहाड़े में आता है। अतः 95,623 में 11 से विभाजित है, इस संख्या 11 से विभाजित होगी, 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब हम देखेंगे बच्चों 6 12 15 18 के नियम जो हमने नहीं पढ़े हैं, तो इन नियमों को पढ़ेंगे कि इनका भाग किस किस में जाएगा। तो इनकी भाजकता की जांच हम इन्हें सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखकर करते हैं। देखो इनके नियम हम कैसे करते हैं, जैसे 6 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें पता है कि इस 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कितने का भाग जाएगा, पहले 2 का देना पड़ेगा, है ना। पहले 2 का भाग दोगे तो हम थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। तो इसमें यदि हम 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार, 1 बार जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ 2 और 3 दो अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई, 2 × 3, यानी 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3। 6 को हमने 2 × 3 के रूप में लिखा है, इसलिए 2 और 3 का जिस संख्या में भाग जाएगा उसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो हम ये आगे पढ़ेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से क्या होगी, विभाजित होगी, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, यानी उसमें 6 का भी भाग जाएगा। इसी प्रकार 12 का जब गुणनखंड करते हैं तो 3 × 4 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं,
तो 3 × 4 जो 4 × 3 करेंगे, देखो 4 और 3 दोनों ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो कि दोनों को काट सकें। तो देखो 3 में किसी का भाग नहीं जाता, 4 में किसी का नहीं जाता, यदि 4 में 2 का जाता है लेकिन 2 का 3 में नहीं जाता, तो इसमें दोनों संख्याओं को हम किसी से नहीं काट सकते। तो इसीलिए इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। इनका गुणनखंड केवल 1 होता है, यानी 1 का भाग जाएगा दोनों में। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या किससे विभाजित होगी? 12 से भी होगी। इसी प्रकार 15 को यदि हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो 3 × 5 के रूप में लिख सकते हैं, और जब 3 × 5 के रूप में लिखेंगे तो जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी जो संख्या, वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार बच्चों 18 को हम लिखते हैं 2 × 9, यानी जो संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। अब एक नोट, जैसे हमने देखा 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, लेकिन मुझे बताओ बच्चों ये सह अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि ये संख्याएं तो कट जाएंगी। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी दोनों ही संख्या किसी संख्या से कट गई, यानी इनका गुणनखंड 1 के अलावा 2 और है। अर्थात अगर कोई संख्या 2, 4 दोनों से विभाजित होगी तो वह जरूरी नहीं है कि वह 8 से भी विभाजित हो। इसलिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम। अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ में सह अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। सह अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है जिनका गुण जो किसी भी संख्या से आपस में काटे नहीं। तो देखो 108 इसका कारण यह है कि 2 और 4 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्या नहीं है? सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने अभी पढ़ा कि सह अभाज्य उनको बोलते हैं जिनका गुणनखंड केवल कितना होता है? 1, यानी केवल एक संख्या का ही भाग जाएगा, यानी 1 का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा उनमें। उन्हीं को बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। लेकिन 2 और 4 में 1 का भी भाग जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसलिए ये नियम इस पर लागू नहीं होगा। ये नियम उन्हीं संख्याओं पर लागू होगा जो सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखकर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको सब्सक्राइब करते हो तो हमें उम्मीद रहती है कि जो नई वीडियो बनाएंगे वो आपके पास जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।